नमस्कार। हमारे सभी स्कूल मित्रों ने 26 जनवरी का सदुपयोग करते हुए अपने परिवार और बच्चों के साथ में हमारे एसएस फार्म पर अपना छुट्टी का दिन सेलिब्रेट करने का निर्णय लिया और वहाँ पर हमने सुबह सुबह झंडा वंदन किया फार्म के ऊपर ही। और फिर उसके बाद में सभी लोगों ने ग्रामीण परिवेश में अपनी फ़ोटोग्राफ़ी का आनंद लिया और उस ग्रामीण परिवेश को पूरी तरह से जीने का लुत्फ़ उठाया। फिर उसके बाद में हम सभी लोग एग्रो टूर के लिए बैलगाड़ी, छकड़े और ट्रैक्टर में बैठ कर के निकल गए और वहाँ पर फिर हम लोगों ने सभी खेत का भ्रमण किया और साथ में फिर उसके साथ झूले जो लगे हुए थे, देसी झूले पेड़ के ऊपर, उन झूलों का भी आनंद लिया। उसके बाद सभी मित्रों और उनके परिवार को हमारे द्वारा ऑर्गेनिक फार्मिंग और बाम्बू फार्मिंग पर जानकारी दी। वो बाम्बू फार्मिंग तो करता ही करता है, साथ ही साथ हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग सब लोगों ने सुना होगा, जो कि पूरी तरह से जहर मुक्त खेती की जिसको कहा जाता है, जिसमें ना किसी भी प्रकार की दवाई डाली जाती है, ना कोई प्रकार का खाद डाला जाता है और ना ही कोई फंगीसाइड, वीडीसाइड कुछ भी नहीं डाला जाता। केवल गाय के गोबर और गौमूत्र से पूरी खेती की जाती है। तो वो ऑर्गेनिक खेती या प्राकृतिक खेती कहलाती है। जैसे हम लोग जो है ऑर्गेनिक खेती का भी एक अपवर्ड जो अपग्रेडेशन है वो कहलाता। ओ भाई तो चुप रहे यार, या तो सुन ले यार, तू उधर चले जा भाई। तो ऑर्गेनिक खेती से भी एक अपग्रेड वर्जन होता है जिसको कहा जाता है प्राकृतिक खेती, जिसमें ऑर्गेनिक इनपुट भी नहीं डाले जाते हैं। ऑर्गेनिक खेती में क्या होता है, ऑर्गेनिक इनपुट डाले जाते हैं बाजार से, ऑर्गेनिक इनपुट खरीद के। जैसे एक रासायनिक खाद हो गया और एक हो गया ऑर्गेनिक खाद। तो ऑर्गेनिक खाद ला करके और जो डाला जाता है वो कहलाती है ऑर्गेनिक खेती। लेकिन हम लोग उससे भी एक अपग्रेड वर्जन करते हैं प्राकृतिक खेती। इसमें केवल काऊ डंक मतलब गोबर और काऊ यूरिन गौमूत्र जिसको बोला जाता है, इन चीज़ों से मिला करके हम कुछ अपने प्रोडक्ट बनाते हैं और वो अपने फसलों को देते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ये नींबू का बगीचा है। नींबू के बगीचे में भी हमने मल्टी लेयर क्रॉपिंग की। मल्टी लेयर क्रॉपिंग क्या होती है कि ऊपर नींबू हो गया, नीचे ये अदरक हो गया और नीचे मेथी, पालक, धनिया, इस तरह की छोटी फसल हो गई। तो इस तरह की 3-3, 4-4 फसल जहाँ एक खेत में की जाती है उसको कहा जाता है मिक्स क्रॉपिंग। तो ये मिक्स क्रॉपिंग या मल्टी लेयर क्रॉपिंग, इसमें लेयर क्या हो रहा है, एक ऊपर की लेयर हो गई टॉप लेयर, एक हो गई उधर नीलगिरी के पेड़ जो और ऊपर निकल जाएंगे, फिर एक हो गए नींबू के पेड़ जो थोड़ी मिडिल हाइट पे रहेंगे, फिर हो गया अदरक का पौधा जो कि लगभग इतना बड़ा रहता है, और फिर हो गया उससे नीचे पालक, मेथी और ये छोटे पौधे। एक ही कुकर में दाल चावल बना रहे हैं। हाँ, एक वो खिचड़ी बना रहे हैं। तो ये सारी मिक्स क्रॉपिंग कहलाती है ना। तो आपको ये सारी मिक्स क्रॉपिंग का ही मॉडल यहाँ पर देखने को मिलेगा और पूरा प्योरली प्राकृतिक रूप से। हाँ हाँ बोल भाई। जो फंगस है वो कैसे कंट्रोल करते हो? हाँ, फंगस को लिए क्या होता है भाभी, इस पूरी दुनिया के अंदर क्या होता है, इस पूरी ब्रह्मांड में, कि प्रकृति ने अपने आप को हर चीज़ से बैलेंस किया हुआ है। जैसे नॉनवेज प्राणी भी होते हैं, वेजिटेरियन प्राणी भी होते हैं। अगर नॉनवेज प्राणी ना होंगे तो क्या होगा कि वनस्पतियाँ सारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो उन शाकाहारी प्राणियों को खाने के लिए मांसाहारी प्राणी भगवान ने बनाए। ठीक है, जैसे शेर किसको खाता है, गाय को खाता है, हिरन को खाता है, हिरन और बकरी और ये किसको खाते हैं, पत्तियों को खाते हैं। तो ऐसे ही फंगस में भी जो सूक्ष्म जीवाणु, फंगस क्या है, एक सूक्ष्म जीव है। ठीक है ना। तो जो शाकाहारी फंगस है वो किनको खाती है, पौधों की जड़ों को खाती है। ठीक है, अब उनको बचाने के लिए हम मांसाहारी फंगस डाल देते हैं खेत में। ठीक है, तो मांसाहारी फंगस उन शाकाहारी फंगसों को खा करके, कुकुरमुत्ता जो शाकाहारी फंगस है ना, तो मांसाहारी फंगस डाली जाती है। मांसाहारी फंगस उस शाकाहारी फंगस को खाती है। ठीक है, और अपने आप को बैलेंसिंग कर लेती है। अब ऐसा भी नहीं होता है कि मांसाहारी फंगस इतनी हो जाएगी कि शाकाहारी फंगस अपने आप खत्म हो जाएगी। ये भी ग्रो हो रही है और ये भी ग्रो हो रही है, इनकी भी प्रजाति ग्रो हो रही है, इनकी भी हो रही है। जैसे हिरन भी बढ़ रहे हैं और शेर भी बढ़ रहे हैं, चीते भी बढ़ रहे हैं, तो ऐसा ही इनके अंदर भी होता है। तो ये जो पूरी ब्रह्मांड है, इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें हमको अपनी खुली आंखों से दिखती है वो सारी चीज़ें जो कहलाती है वो जो है कितने परसेंट है मालूम है पूरे ब्रह्मांड का, केवल 4%। बाकी 96% ऐसी दुनिया है जो हमको अपनी खुली आंखों से दिखती ही नहीं। आज अगर आप दो लोगों के बीच में भी देखेंगे तो करोड़ों अरबों वायरस और बैक्टीरियाज हैं जो हमको दिख नहीं रहे, लेकिन जब भी उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो दिखेंगे। ठीक है ना। तो वो सूक्ष्म दुनिया जो है वही खेती करती है। तो जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो इस मिट्टी के अंदर, अगर हम देखेंगे कि 1 ग्राम मिट्टी
अगर ये 1 ग्राम मिट्टी देखेंगे तो इसमें लगभग 300 करोड़ जीवाणु हैं। इतनी सी 1 ग्राम मिट्टी के अंदर 300 करोड़ जीवाणु होते हैं, है ना। और पूरी पृथ्वी पे मानव कितने हैं? 700-800 करोड़ के आसपास मानव है। मतलब 3 ग्राम मिट्टी में जितने जीवाणु होते हैं उतने पूरी पृथ्वी पे मानव है। तो ये दुनिया जो प्रकृति की दुनिया है, ये बहुत बड़ी दुनिया है। और हमने क्या करा, हमने मतलब हरित क्रांति आने के बाद में सभी ने, चाहे सरकार हो, चाहे किसान हो, चाहे सब लोगों ने जाने अनजाने में एक गलती करी कि हम लोगों ने फर्टिलाइज़र और ये डाल करके, दवाइयाँ डाल के उन सूक्ष्म जीवाणु उनको मारना चालू कर दिया। जैसे आज जहर है ना। पेस्टिसाइड्स क्या है? विडीसाइड, पेस्टिसाइड, फंगीसाइड, ये जितने भी साइड्स हैं ना, ये सारे जहर है। ये क्या करते हैं, जब हम ज़मीन के ऊपर छिड़कते हैं इनको, तो ये क्या करते हैं कि वो सारे सूक्ष्म जीवाणु उनको मार देते हैं। अब जब सूक्ष्म जीवाणु को ही मार दिया तो इस पौधे को भोजन कौन देगा? वो सूक्ष्म जीवाणु क्या है? इस खेत की गृहिणी है। जैसे आप लोग हो, हम आप लोग नहीं रहो तो क्या हमारा अस्तित्व है? हमको खाना कौन देगा? अरे ऐसे एग्जांपल मत दिया। पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, हाँ, इसका पर्पस क्या है? ग्रोथ ज्यादा करने? नहीं, पेस्टिसाइड जो डाले जाते हैं, जब पौधे कमजोर होता है, उसकी इम्यूनिटी वीक होती है, तो वीक होने की वजह, जैसे क्या हुआ, पहले फर्टिलाइजर डाले गए, तो फर्टिलाइजर जब डाले गए तो पौधे की इम्यूनिटी वीक होना चालू हो गई। क्यों? क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर थे, वो रासायनिक फर्टिलाइजर थे, है ना। जो एक्चुअल फर्टिलाइजर क्या होता है? काउ डंग और ये होते हैं, है ना। लेकिन वो केमिकलाइज फर्टिलाइजर डाले गए तो उससे पौधे की इम्यूनिटी कमज़ोर होना चालू हुई। जब पौधे की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है तो उसके ऊपर बीमारियां आती है। जैसे इंसान की इम्यूनिटी कमज़ोर हुई तो उस वो बीमारी अटैक करता है। अभी आप देखोगे कि कोरोना जो वायरस आया था, उसके अंदर क्या हुआ, जितने भी धनाढ़ लोग वर्ग के लोग थे उनकी डेथ ज़्यादा हुई। क्यों? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक हो चुकी है, ठीक है ना। तो जब इम्यूनिटी वीक होती है तो हमारे ऊपर कोई वायरस अटैक करता है तो हम, वो हमारी जो एंटीबॉडी है वो उसको बचा नहीं पाती है, उससे लड़ नहीं पाती है। तो ऐसा ही खेती के साथ भी होता है कि जब ज़मीन की इम्यूनिटी वीक है तो इस पौधे की भी इम्यूनिटी वीक होगी, और जब पौधे की इम्यूनिटी वीक होगी तो इस पर वायरस आएंगे, पेस्ट आएंगे, सब आएंगे, इन पर अटैक करेंगे तो वो बीमारी कहलाती है। और उनको मारने के लिए फिर पेस्टिसाइड डाला जाता है। एक आखिरी क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये बताओ कि ये पेस्टिसाइड इतने चलते क्यों हैं? हाँ, जब सब कुछ इतना सही है, हाँ, आपको गाय चाहिए तो गाय से ही सब कुछ आप कर ले रहे हो, बिल्कुल सही, तो सबसे सस्ता है। हाँ, सब्सिडी की भी जरूरत नहीं, फिर हाँ। उन्होंने लोग शॉर्टकट क्यों मारा है? देखिए उसके पीछे लॉजिक है बहुत सारे। आज हमारे घर में बहुत अच्छा खाना बनता है, ज्वार की रोटी अच्छी होती थी, लेकिन फिर गेहूं की रोटी चालू हो गई, है ना। नहीं, टाइम की बचत करने के लिए, है ना, और आसान करने के लिए। तो फिर गेहूं की रोटी के बाद में अब क्या हो गया, जोमेटो हो गया, है ना, ये क्या स्विगी हो गया, है ना। लेडीज भी क्या सोचती है, यार मैं थक गई हूँ, 7-6 दिन में भी काम करके हूँ, आज संडे है, जोमेटो कर लो, ठीक है। तो ये जो एक और चीज है, हाँ, गेहूं की रोटी 12 महीने खा सकते हो, हाँ, पर ज्वार बाजरा हर 12 महीने नहीं खा पाते हो। नहीं ठंडा रहता है, एक्चुअली क्या होता है, सीजन वाइज चलती है। हाँ, लेकिन गेहूं की रोटी जो है ना सबसे नुकसानदायक होता है, सबसे नुकसानदायक, क्योंकि उसमें ग्लूटेन बहुत हाई मात्रा में होता है। वो भी छान दिया, वो क्या बोलते हैं, मैदा बना दिया उसने। तो अब भाई का जो क्वेश्चन था कि किसान उसको डालते क्यों है, तो किसान को गोबर और गोमूत्र और इनसे खाद बनाने में बहुत मेहनत लगती है। यूं क्या होता है, यूरिया की 2 बोरी लाया और डाल दी, शॉर्टकट है। प्लस दूसरा क्या हुआ, हरित क्रांति जब आई थी 1970 के आसपास, जब हरित क्रांति हमारे यहाँ पर इंटर करी थी, तो किसान नहीं डालता था, उसको बकायदा मोटिवेट किया गया फर्टिलाइजर और डाल के उसके खेतों में रात को जाकर के और छिड़कवा दिया यूरिया, ताकि उसकी फसल अगले दिन अच्छी दिखे। और जैसे ही अच्छी दिखी तो फिर धीरे धीरे उन्होंने खरीदना चालू करा। तो पहले उसको आदत लग गई, लेकिन क्या हुआ, उसके साइड इफेक्ट अब आना चालू हुए। तो वो साइड इफेक्ट अब आ रहे हैं, लेकिन जब साइड इफेक्ट आएंगे तो आपको प्रिकॉशंस तो लेना पड़ेंगे ना। एक लास्ट जी, यील्ड कैसे मैनेज? जी, यील्ड एक्चुअली क्या होता है भाभी, खेती जो करता है ना, या कोई भी वनस्पति को ग्रो करता है और उसमें फल और फूल जब जो लगाता है ना, वो सूक्ष्म जीवाणु लगाता है, ठीक है। अब हमारे खेत में सूक्ष्म जीवाणु नहीं है, तो अभी हमको ऐसा ही पता है कि यार बाहर से खाद डालेंगे, मतलब होटल का टिफिन लाएंगे तो ही परिवार जीवित रहेगा, है ना। अगर आपने शादी कर दी और एक गृहिणी को ले आए घर के अंदर, तो रोज खाना बनाएगी, रोज देगी, और तो रोज पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। मैं बता रही हूँ आपको, ये बच्ची, ये मतलब मेरी 9th ग्रेड में है, हाँ, क्वेश्चन आता है कि जिस प्रकार से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग उसको कर पाएगी? नहीं भाभी, हम लोग जो है, अभी आपको एक एग्जांपल बताऊं, जनरली एक अभी सोयाबीन हमने लगाई ऑर्गेनिक के अंदर, है ना, 1135 करके एक वैरायटी है, आप सर्च करना, इस साल 1135 वैरायटी फेल हो गई थी,
मतलब किसी को 50 किलो हुई 1 एकड़ के अंदर, किसी को 1 क्विंटल हुई 1 एकड़ के अंदर। हमने ऑर्गेनिक करी, एक भी यूरिया का दाना, फर्टिलाइजर का दाना नहीं डाला, कोई दवाई नहीं डाली, कोई फंगीसाइड वीडीसाइड कुछ भी नहीं डाला, और हमने पैदा करी 9.5 क्विंटल। यील्ड बिल्कुल मैच आउट करती। अभी जो हमारा जो नींबू के पौधे दिख रहे हैं ना आपको, इनके पत्तों की चमक देखिए आप। वो मुझे नींबू भी दिखा देखो कितना और इनके अंदर छोटे छोटे से ऐसे डमरू बने हुए हैं, है ना, वो डमरू बाद में जाके नींबू में कन्वर्ट होंगे। लेकिन इतने डमरू, इतने फल और इतने फूल जो है हमने इस खेती के अंदर रासायनिक में कभी भी नहीं देखे। हमने इसमें रासायनिक भी प्रयोग किए, अभी पिछले 1 साल से इसमें हम ये पूरा प्राकृतिक कर रहे हैं। लेकिन इस साल जो हमारी फसल आने वाली है वो अभी तक की सबसे टॉप फसल आने वाली है। तो ये केवल मिथ है कि ऑर्गेनिक में यील्ड नहीं बैठेगा। ऑर्गेनिक में यील्ड ज़्यादा बैठेगा, बशर्ते कि उसको सही तरीके से प्रैक्टिस किया जाए। अभी अनजाने में किसान कुछ गलतियां कर रहा है ना, तो उनको सिखाने के लिए हम जैसे कई सारे बुद्धिजीवी लोग जो है उन्होंने बीड़ा उठाया है और वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। चैनल बनाया तुमने? हाँ, चैनल बनाओ। मेरा चैनल आप लोग सब्सक्राइब करना चाहें, लखन यादव एसएस के नाम से चैनल है यूट्यूब पे। चंद क्वेश्चन हाँ, पहले ही सब कर रहा जैसे कि अपनी कॉस्टिंग कितनी बढ़ती है ऑर्गेनिक वर्सेस अपने नॉर्मल? एक्चुअली शुरुआत में तो कॉस्टिंग फर्स्ट ईयर में तो ज़्यादा जाएगी, रासायनिक से थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी। एग्जैक्ट एक अमाउंट डिपेंड करता क्रॉप के ऊपर। 1 एकड़ में कितना? हाँ, डिपेंड करता क्रॉप के ऊपर। जिंजर और ये जैसे आज जिंजर है तो जिंजर के ऊपर ये मान के चलो कि जो रासायनिक वाली प्रैक्टिसेस होती है उसमें लगभग ये माना जाता है, किसी भी क्रॉप का एक थंब रूल माना जाता है कि लगभग 40% की कॉस्टिंग आ जाती है उसमें, ठीक है, रासायनिक के अंदर। इसमें आपको फर्स्ट ईयर में हो सकता है कि 50% की कॉस्टिंग चले जाए, लेकिन फिर सेकेंड ईयर में 40% आएगी, थर्ड ईयर में 20% आएगी, और ऐसे करके रिड्यूस होती जाएगी और यील्ड बढ़ती चली जाएगी। और ये लेमन ट्री बड़ा होने में कितना टाइम लगता है? 3 से 4 साल, 3 से 4 साल में। 3 से 4 साल वाली। अब लास्ट हो गया क्वेश्चन, आगे बढ़ो, नहीं तो यहीं रुकना पड़ेगा। यही क्वेश्चन है। हाँ, रिपेयर। हाँ, न्यूट्रिएंट्स भी आ गए। हाँ, न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी मिट्टी में होते हैं। ये धरती माता में न्यूट्रिएंट्स की कोई कमी नहीं, भंडार भरा है। केवल उस न्यूट्रिएंट्स को पका करके पौधे को देने का जो काम करता है ना, वो जीवाणु करता है, और वो जीवाणु पेस्टिसाइड डाल के मार दिया गया। अब वो हम जीवाणु जो गाय का गोबर और गोमूत्र होता है ना, उससे वो जीवाणु हम डालते हैं वापस से खेत में। हाँ, वापस स्टार्टिंग का टाइम लगता होगा ना पपीता बड़े होने में? पपैया का जूस बहुत हाँ, काम करता है। हाँ, हाँ, लग जाएंगे। हाँ, पौधा ही ले जाना भाभी यहाँ से। जो आप फसल काटते हो तो जो बचता होगा आप इसी को यूज कर लेते होंगे ऑर्गेनिक? कुछ के पौधे हैं ये। अब इसके अंदर ये जो कहलाती है प्लास्टिक मल्चिंग कहलाती है। मल्चिंग 2 तरह की होती है, एक होती है प्लास्टिक मल्चिंग और एक होती है कास्ट आच्छादन जिसको बोलते हैं, है ना, जो एग्री वेस्ट होता है उसकी मल्चिंग, ठीक है। दोनों तरह से मल्चिंग की जा सकती है। ये प्लास्टिक मल्चिंग दो कारण से करी जाती है। पहला ये कि इस पौधे के आसपास जो है वीड उगेगा, खरपतवार उगेगी, तो खरपतवार क्या करेगी, इस पौधे को दबा देगी, ठीक है। तो उस खरपतवार की निदाई गुड़ाई कराना ज़्यादा जरूरी होता है ताकि वो पौधा जो बच्चा रहता है उसको न्यूट्रिशन भी मिल सके, धूप भी मिल सके, ठीक है ना। तो वो ना उगे, इस वजह से प्लास्टिक मल्चिंग बिछाई जाती है। और दूसरा रीज़न ये होता है, जैसे अभी जो सीज़न चल रहा है, कौन सा चल रहा है, विंटर सीज़न चल रहा है। विंटर सीज़न में तरबूज खरबूज नहीं मिलते, सही है ना, क्यों? क्योंकि ठंड में ये पैदा नहीं होता। तो ये जब प्लास्टिक मल्चिंग कर देते हैं तो इससे इस बेड के ऊपर क्या रहती है, गर्मी रहती है ना, ठंड का प्रकोप कम हो जाता है, ठीक है। तो उस गर्मी की वजह से इनकी जड़ें प्रॉपर तरीके से सर्वाइव करती है। ये कुछ फोड़ के आया है कि मतलब निकाला? नहीं, ये क्या करते हैं, पहले प्लास्टिक मल्चिंग कर देते हैं, फिर हमारे पास में ऐसे कुछ टूल्स बना रखे हैं जिनमें कोयला वोयला डाल करके लोहे का पाइप रहता है, तो गर्म हो जाता है, तो बस उसको ऐसे दबाते जाते हैं ऐसे करके, तो वो जो गर्मी के कारण प्लास्टिक मल्चिंग में छेद हो जाता है। फिर उस छेद को उसको टुकड़े को हटाते हैं और वहाँ पौधा लगा देते हैं। और इसी में ड्रिप डली हुई है, ये जो है ना, ये ड्रिप डली हुई है, ये ड्रिपिंग है। जो अपन वहाँ जहाँ फार्म पे थे ना, वहाँ से पानी के साथ खाद दवाई सब जो मिल करके और यहाँ इन ड्रिप के जरिए इन पौधों को मिल जाती है। इससे मॉइस्चर पर भी फर्क पड़ता होगा ना? मॉइस्चर से भी फर्क, मतलब पानी कम देना पड़ता है, कम देना पड़ता है, तो पानी की भी बचत होती है। अंगूर में भी मैंने देखा, अंगूर के वक्त भी लगाते हैं ऊपर से। एक और चीज बता लखन, हाँ, मेरा मैं जो कैंटीन वाला था वो कैरेट लेके आता था, हाँ, और उसका ये था कि बोले सर ऑर्गेनिक में कैरेट लाता हूँ ना, जो चीज दोनों में पानी में रखता हूँ, बोले ऑर्गेनिक में 12 दिन तक चला सकता हूँ, और आपकी जो नॉर्मल है वो 3 दिन में सड़ जाती है। इज इट ट्रू? हाँ, सेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है। मतलब उसका जो इम्यून सिस्टम है रेजिस्टेंस चाहिए।
एक तो उसको खाना चाहिए, तो खाना उसको किससे मिल रहा है? गुड़ से, है ना। और ये एरोबिक जीवाणु है, तो एरोबिक जीवाणु को हवा भी चाहिए जिंदा रहने के लिए, जैसे हमको हवा चाहिए, तो इससे ये हवा इसमें इनपुट होती रहती है। अब ये पिछले 1.5-2 महीने से बना हुआ है, इसको 2 महीने तक रखना ड्रम के अंदर, तो क्या होगा, उस जंगल से जो मिट्टी लाए थे ना हम, उसमें एक्चुअल में 300 करोड़ जीवाणु है एक ग्राम मिट्टी में। जब हमने इसमें 1000 लीटर में वो 25 किलो मिट्टी ला करके डाली, तो क्या होगा, 2 महीने के अंदर इसके 1 ml पानी में 300 करोड़ जीवाणु हो जाएंगे। अब ये पानी हम केवल खेत में ले जाकर के डाल देंगे ड्रिप के माध्यम से, तो सारे जीवाणु कहाँ पहुंच गए? मेरे खेत में पहुंच गए। तो मुझे बाजार से क्या खरीदना पड़ा? केवल गुड़। तो नॉर्मल पानी के साथ इसको मिक्स करें, नॉर्मल पानी, ये कुएं का ही पानी है, इसमें मिक्स करके जान दो, बस नॉर्मल पानी जब चलेगा खेत में, उसके साथ ये हाँ, उसके साथ में इसको थोड़ा थोड़ा छोड़ दो, तो वेंचुरी करके एक प्रोडक्ट होता है जो इसमें मिक्स करके चलाते रहते, थोड़ा मिक्स करके, या फिर मैन्यूरिंग में करते हैं। तो दिस इज द जीवाणु। ये हो गई गृहिणी। अब आपने शादी करके गृहिणी को घर में ले भी आए, लेकिन उसको खाना पकाने के लिए वो राशन भी तो चाहिए ना, अनाज भी चाहिए, सब्जियां भी चाहिए, तो उसके लिए फिर अलग होती मैन्यूरिंग की जो प्रोसेस होती है, जिसके अंदर हम आयरन भी डालते हैं। इसी के अंदर जो है हम कुछ वो लोहे का किल्ला डाल देंगे, तो उससे आयरन जीवाणु खा करके और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट देने का काम कर देगा। हाँ, सॉलिड आयरन इसके अंदर डालो, वो डिकम्पोज होगा और वो माइक्रो न्यूट्रिएंट खेत में पहुंच जाएगा। पत्थर डालते हैं हम, पत्थरों का माइक्रो न्यूट्रिएंट भी बनाते हैं, पत्तियों का माइक्रो न्यूट्रिएंट भी बनाते हैं, जंगल से पत्तियां तोड़ के लाते हैं, उनका माइक्रो न्यूट्रिएंट भी बनाते हैं। तो इस तरीके से वो वहाँ पर अणु, देखिए 3 चीज़ों से दुनिया चलती है। पहला ऊर्जा, एनर्जी, है ना, दूसरा अणु, और तीसरा जीवाणु। हमारे खाने में भी अणु होता है और पेट में जीवाणु होते हैं, जिनको हम बोलते हैं माइक्रोब्स, है ना, बैक्टीरिया। तो वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो गुड बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमारे फूड को खाते हैं और अवेलेबल फॉर्म में हमारे शरीर को ऊर्जा के रूप में देते हैं। तो ये 3 चीज़ों से ही दुनिया चलती है और इन 3 चीज़ों से ही खेती भी होती है। तो ये बन रहे जीवाणु। जब हम इन जीवाणु जल से या इस जीवामृत से जब हम डिकम्पोज करके पत्थर से और पत्तों से और लोहे से, हमने चांदी के, मेरी बीवी के कुछ चांदी की ज्वेलरी थी टूटी हुई, तो वो ला करके डाली, तो उससे सिल्वर डिकम्पोज होकर के खेत में चली जाएगी। कौन गिरा? तो ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट खेत में चले जाते हैं। अंत में सभी लोगों ने बोटिंग का और पॉन्ड में, नेचुरल पॉन्ड में स्विमिंग का आनंद लेकर के, और हमारे द्वारा मिट्टी से बनाए गए हुए पूरे हॉल में, जिसको मिट्टी से ही छपाई की गई है, मिट्टी से ही उसकी लिपाई की गई है, उस हॉल में बैठ कर के और देसी भोजन का आनंद लिया। और फिर इस तरीके से हमारा पूरा गणतंत्र दिवस सब लोगों ने साथ में मिल कर के सेलिब्रेट किया। धन्यवाद।